हवा के तेज झोंके शहर के इस पुरानी इमारत के कोने से टकराकर एक सिसकी की तरह गुजर गए। इधर उधर बिखरी हुई पतझड़ की पत्तियों पर रोशनियों के अक्स डांवाडोल थे। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद किसी उदास दिल की तरह सिसक रही हो, और उसी सड़क पर एक खिड़की में से टपकता हुआ रोशनी का धुंधला सा दायरा एक औरत के चेहरे को छू रहा था। वो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी धुंधली बर्फ थी जो बरसों से पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। उसका नाम सना था, और आज उसके होंठों पर वही पुरानी तल्ख मुस्कुराहट थी जो हर उस शाम को छू जाती थी जब उसे याद आता था कि आज से ठीक 5 साल पहले उसकी जिंदगी रुक गई थी। उसकी उंगलियां खिड़की के शीशे पर बेमकसद सहलाए जाने वाले नक्श बनाती रहीं। वो उस रात को बार बार देख रही थी। वो रात जब उसके वालिद इमरान अहमद को एक कारखाने में होने वाले एक हादसे में खो दिया था। हादसा, ये लफ्ज उसके कानों में एक ताने की तरह गूंज बनकर टकराया। वो जानते थे, वो सब जानते थे कि वो हादसा नहीं था। वो एक सोचा समझा मंसूबा था, एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कारखाना हासिल करना था। और उस मंसूबे के पीछे था वो खानदान जिसकी ताकत और दौलत के आगे सना और उसकी माँ बेबस थीं। रईस खानदान, और उस खानदान का सरबराह तल्लित रईस, और उसका इकलौता बेटा अहमद रईस। सना ने आंखें बंद कर लीं। वो तस्वीर अब भी उसकी पलकों के पीछे ताजा थी। अदालत के बाहर तल्लित रईस का वो पर आत्म चेहरा, उसके वकीलों का फतेहयाब अंदाज, और वो लड़का अहमद। उस दिन वो अदालत में मौजूद नहीं था, लेकिन अखबार की तस्वीर में वो अपने बाप के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बेपरवाह, उसके होंठों पर एक मामूली सी बेनियाज मुस्कुराहट। ऐसा लग रहा था जैसे सारे मुकद्दमे, इस सारी अलमनाकी से उसका कोई ताल्लुक न हो। यही बेहिसी, यही गरूर सना के दिल में एक जहरीले दरख्त की जड़ें फैला रही थीं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया अहमद रईस, सना ने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से अहद कर रही हो। अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन कर रहूंगी, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा गरूर, तुम्हारा दिल, सब। और इसके लिए मुझे तुमसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, इंतकाम के लिए मोहब्बत। उसका मंसूबा सादा लेकिन खतरनाक था। अहमद रईस अब अपने बाप के कारोबारी सल्तनत का वारिस, एक शोहरत आफ्ता प्लेबॉय था। उसकी तस्वीरें रिसालों के सुराग पर, पार्टियों में उसके डीठ ढाल अंदाज और लाते अदाद मोहब्बत की कहानियों के चर्चे थे। सना जानते थे कि उस तक पहुंचने का रास्ता उसके करीब तरीन लोगों में से होकर गुजरता है। उसने अपनी शिनाख्त बदली, अपनी तालीम को एक नए रुख पर डाला। एक माहिर आर्ट कंसल्टेंट के तौर पर उसे मौका मिला रईस फैमिली के एक प्रोजेक्ट से जुड़ने का। वो उनके आर्ट गैलरी के इफ्तिताह का हिस्सा बनी, जहां उसकी ज़हीनत और नफासत ने तल्लित रईस की बीवी ज़ैनब रईस की तवज्जो हासिल कर ली। एक शाम जब गैलरी में एक निजी तकरीब थी, सना ने पहली बार अहमद को करीब से देखा। वो एक ग्रुप के दरमियान खड़ा था, हाथ में शराब का गिलास थामे एक ऐसी आवाज में बात कर रहा था जो हुक्म देने की आदी थी। उसके अंदाज में एक बेनियाजी थी जो सना के गुस्से को हवा दे रही थी। वो करीब गई। उसने सोचा था कि वो उससे हुजूम में उलझ कर बात करेगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। तुम वही हो ना जो मेरे वालिदैन को इस गैलरी के बारे में बता रही थी? अचानक एक आवाज उसके पीछे से आई। सना ने मुड़कर देखा। अहमद उससे कुछ फीट के फासले पर खड़ा था। उसकी नजरें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं। उसकी आंखें जो तस्वीरों में बेहिस नजर आती थीं, अब उसे देख रही थीं, और उनमें एक तजस्सुस था, एक ऐसी चमक थी जो किसी नई चीज को देखने पर पैदा होती है। जी, मैं सना हूं। उसने अपनी आवाज में एक नरमी, एक झुकी हुई शाइस्तगी पैदा करने की कोशिश की। सना, उसने नाम दोहराया जैसे उसे जबान पर कस रहा हो। अच्छा नाम है। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें आर्ट से मोहब्बत है या सिर्फ नौकरी है? सवाल में तंज था। सना के अंदर कुछ कड़ा हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो वो महज नौकरी नहीं रहती आका, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अहमद ने उसे गहराई से देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों की बेहिसी छूट सी गई। आका, तुम बहुत पुरानी तर्ज की लगती हो।
यहाँ कोई आका नहीं, अहमर है। जी, अहमर साहब, सना ने जवाब दिया। उसकी आंखें नीची कर लीं। उसे यह किरदार अदा करना था, मासूम, जहरे, थोड़ी सी शर्मीली, ऐसी लड़की जो अहमर जैसे मर्द के लिए एक नए शौक का सामान हो सकती थी। और यूं शुरुआत हुई। अहमर ने उसे अपने दफ्तर बुलाया, कुछ आर्ट वर्क के बारे में राय मांगी, फिर लंच पर, फिर एक शाम उसे अपनी कार में घुमाने ले गया। सना हर कदम पर मुहतात थी। वो उसके सवालों के जवाब देती, उसकी खुदपसंदी को हवा देती, लेकिन अपने असल मकसद को अपने दिल की गहराई में छुपाए रखती। एक रात जब वो शहर से बाहर एक बुलंदी पर खड़े थे, अहमर ने अचानक कहा, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो सना। तुम्हारी आंखों में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो तुम किसी को सुनाना नहीं चाहती। सना का दिल धक से रह गया। क्या उसने कुछ भांप लिया था? उसने झील की तरफ देखते हुए कहा, हर शख्स की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे वो पीछे छोड़ाना चाहता है। अहमर साहब, तुम मुझे अपने करीब आने नहीं देती। अहमर की आवाज में एक नई सजदगी थी। तुम हमेशा एक फासला रखती हो। शायद मैं फासले ही में महफूज रहना जानती हूं, सना ने कहा। और इस बार उसकी आवाज में झूठ नहीं था, ये सच था। वो वाकई महफूज फासले चाहती थी। अहमर ने खामोशी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सना के तमाम आसाब चौंक उठे। उसके दिल में नफरत की आग भड़की, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं खींचा। ये उस मंसूबे का हिस्सा था। उसकी जिल्द उस छूने से झुलस रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। तुम ठंडे हाथ रखती हो, अहमर ने कहा, उसकी उंगलियों से उसकी उंगलियों को सहलाते हुए। शायद दिल ठंडा हो तो हाथ भी ठंडे रहते हैं, सना ने कहा। और उसकी नजरें उससे मिल गईं। उस नजरों के मिलने में दोनों के दिलों में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। अहमर के लिए ये एक नई परे सराज कशिश थी। सना के लिए यह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने का इब्तिदा था। वक्त गुजरता गया। सना अहमर की जिंदगी का बाकायदा हिस्सा बनती गई। वो उसकी पार्टियों में जाने लगी, उसके दोस्तों से मिलने लगी। हर मुलाकात में वो उसके करीब होती गई, लेकिन हमेशा एक पर्दा सा रखती। वो जानते थे कि अहमर को वही चीज चाहिए जो उसे आसानी से न मिले, और वो उसे आसानी से नहीं मिल रही थी। एक दिन अहमर ने उसे अपने घर बुलाया, एक निजी डिनर पर। वो वहां गई। रईस हवेली का हर कोना उसे उसके वालिद की यादें दिला रहा था। वो जिस कुर्सी पर बैठी थी, शायद कभी उसके वालिद भी यहां बैठे होंगे, अपने कारखाने के मामलात पर बात करते हुए। उसका गला बंद सा हो गया। तुम ठीक हो? अहमर ने पूछा। वो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाने पर हैरान था। जी, बस थोड़ा सा सर चकरा रहा था, सना ने कहा। आओ तुम्हें बाहर ले चलता हूं, बाग में हवा लगेगी। बाग में चांदनी फैली हुई थी। अहमर ने अचानक कहा, सना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे दुख, सब। सना ने अपने होंठ काट लिए। ये वो मौका था जब उसे झूठे कस्से गढ़ने थे। उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें उसके फौतशुदा वालिद का जिक्र था, एक गरीब लेकिन काबिल आदमी का, जो एक हादसे का शिकार हो गया। उसने देखा कि अहमर का चेहरा सजदा हो गया। क्या उसे कुछ याद आया? क्या उसके ज़मीर में कोई चोर खटखटाया? तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हो, अहमर ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो सना ने पहले कभी नहीं सुनी थी। जिंदगी सबको मुश्किल वक्त दिखाती है, सना ने कहा। उसकी आंखें नम हो रही थीं। ये आंसू झूठे नहीं थे, ये उसके अपने दर्द के थे जो उस झूठ के पीछे छुपे हुए थे। अहमर ने उसे अपने करीब खींच लिया। सना का सारा वजूद एहतिजाज कर रहा था, लेकिन वो बेहरकत खड़ी रही। उसकी पेशानी उसके सीने से टकराई। मैं तुम्हें होने वाले तमाम दुखों से बचाऊंगा, सना, अहमर ने कहा। यह जुमला जो किसी रोमानी फिल्म का हिस्सा लगता था, सना के कानों में एक मजाक की तरह पड़ा। तुम ही तो वो हो जो सबसे बड़ा दुख देने वाला है, उसका दिल चिल्लाया। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद एक वाक़े ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सना को पता चला कि उसकी माँ, जो एक छोटे से शहर में तन्हा रह रही थी, शदीद बीमार है। इलाज के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार थी। सना परेशान थी। उसने अपनी तमाम जमा पूंजी लगा दी, लेकिन काफी नहीं थी।
अहमर ने उसकी परेशानी भांप ली। एक दिन उसने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और एक कागज उसके सामने रख दिया। ये चेक है तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, कोई कर्ज नहीं, कोई वापसी नहीं, बस तुम्हारी खुशी के लिए। सना ने चेक पर रकम देखी। यह वो रकम थी जो उसकी माँ का इलाज मुमकिन बना सकती थी। उसका हाथ कांपने लगा। ये क्या था? क्या यह अहमर का अपने गुनाहों का कफ्फारा था, या फिर महज एक अमीर आदमी की शौकिया सखावत? उसके अंदर एक कशमकश शुरू हो गई। उसका मकसद तो उसे तबाह करना था, उससे माली मदद लेना नहीं था। मैं ये कबूल नहीं कर सकती, उसने हिचकिचाते हुए कहा, और मैं ये वापस नहीं ले सकता। अहमर ने ठोस लहजे में कहा, सना, कभी कभार अपने गरूर को एक तरफ रखना सीखो। ये तुम्हारी माँ की सेहत का मामला है। माँ का ख्याल आते ही सना की आंखें भर आईं। उसने चेक को हाथ में ले लिया। ये कागज उसके हाथ में जलता हुआ अंगारा लग रहा था। शुक्रिया, उसने बहुत ही दबे लफ्जों में कहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अहमर ने कहा, और इस बार उसकी आंखों में वो बेहिसी बिल्कुल गायब थी। उसकी जगह एक गहरी परेशानकुन सिंसेरिटी थी। उस रात सना सो नहीं सकी। अहमर का चेहरा, उसकी वो नर्म आवाज, उसकी आंखों में वो खुलूस। क्या ये सब एक ड्रामा था? क्या वो वाकई तब्दील हो रहा था, या फिर ये उसके मंसूबे का हिस्सा था कि वो खुद उसके जाल में फंसती जा रही थी? माँ का इलाज शुरू हुआ और सना के पास अहमर के करीब रहने की एक नई, अखलाकन तौर पर पेचीदा वजह भी आ गई। वो अब महज इंतकाम की आग में जलने वाली लड़की न रही। अब उसके अंदर एक कर्ज का एहसास भी था, एक ऐसा कर्ज जो उसके दिल को चुभता रहता था। अहमर और सना का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन अहमर ने उसे अपनी पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उसके बचपन के ख्वाब थे। एक ऐसे बच्चे के ख्वाब जो हमेशा अपने बाप की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। मेरे बाप हमेशा मुझे मजबूत बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि जज्बात कमजोरी है, मोहब्बत एक ऐसा जाल है जो आपको कमजोर कर देता है। और तुम क्या मानते हो? सना ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अहमर ने उसकी तरफ देखा। मैं मानता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो गलत थे। तुम्हारे आने के बाद मुझे लगता है कि मोहब्बत ही वो ताकत है जो सब कुछ बर्दाश्त करना सिखाती है। ये अल्फाज सना के लिए खंजर बनकर उतरे। तुम्हारे आने के बाद, उसके आने का मकसद ही तो उसकी ताकत छीनना था। वो एक झूठी मोहब्बत लेकर आया था, और वो सच्चे जज्बात का इजहार कर रहा था। क्या यह मुमकिन था? क्या कातिल का बेटा मोहब्बत कर सकता था? एक रात पार्टी के बाद जब अहमर ने उसे घर छोड़ने आया तो उसने अचानक कहा, सना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दुनिया सना के सामने घूम गई। यह वो मकाम था जिसकी उसे तवक्को थी। यही तो उसका असल हदफ था। उसे उसकी जिंदगी में दाखिल होकर उसे तबाह करना था। लेकिन अब जब यह मौका सामने था तो उसका हाथ पकड़ने वाला हाथ कांप रहा था। उसकी सांस अकड़ रही थी। अहमर, यह बहुत जल्दी है। जल्दी? अहमर ने कहा। उसकी आवाज में मायूसी थी। कब से? कई महीने हो गए हैं। मैं जानता हूं कि मैं पहले वो नहीं था जो तुम्हारे मुस्तहक हो, लेकिन मैं बदल गया हूं सना, तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे वो आदमी बनाया है जो अपने जज्बात का इकरार कर सके। हर लफ्ज सना के दिल में उतरकर उसे झड़ दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने वालिद की तस्वीर नजर आई। वो मुस्कुराते हुए, अब्बू, मैं क्या करूं? मैं उससे नफरत करती हूं। नहीं, मुझे वक्त चाहिए, उसने आखिरकार कहा। जितना वक्त चाहो, लेकिन मुझे जवाब जरूर दोगे, अहमर ने कहा, और उसकी पेशानी पर एक बोसा रख दिया। वो बोसा सना की खोपड़ी में आग की तरह उतर गया। अगले कई दिनों तक सना एक अजीब जंग लड़ती रही। एक तरफ उसका इंतकाम था, जिसके लिए उसने अपनी जवानी की पूरी बहार कुर्बान कर दी थी। दूसरी तरफ वो जज्बात थे जो उसके अंदर परवरिश पा रहे थे, ख्वाह वो नफरत ही क्यों ना हो। वो एक गहरी वाकिफियत, एक अजीब वाबस्तगी में बदल रहे थे। वो अहमर की कमजोरियां देख चुकी थी। वो जानते थे कि वो अपने बाप के साए से लड़ रहा है, कि वो तन्हा है, कि उसकी दौलत ने उसे मोहब्बत के सादा लफ्जों से भी महरूम कर दिया था। फिर वो दिन आया
جب اسے اصل حقیقت کا پتہ چلا۔ ایک پرانے ملازم جو اس کے والد کا وفادار تھا اسے ملنے آیا۔ اس نے ثنا کو ایک فائل دی۔ یہ وہ دستاویزات ہیں جنہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تمہارے والد کی موٹر کیلے جو خراب ہوئی تھی اس پر دانستہ کام کیا گیا تھا، اور یہ حکم یہ تلت رئیس کا نہیں تھا۔ ثنا کی نظریں کاغذوں پر دوڑیں۔ حکم پر دستخط، وہ نام تھا احمر رئیس کا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا، شاید 18-19 سال کا، جو اپنے باپ کے کاروبار میں حصہ لے رہا تھا۔ اس نے ایک ٹیلی فونک حکم دیا تھا کہ کام جلد ختم کرو، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ واضح نہیں تھا کہ اسے علم تھا کہ اس جلدی کا نتیجہ کسی کی موت ہو سکتی ہے، لیکن اس نے وہ حکم دیا تھا۔ وہ اس سانحے کا براہ راست حکم دینے والا تھا۔ ثنا کی سانس پھولی، اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس کا شک درست تھا۔ احمر صرف ایک لاپرواہ وارث نہیں تھا، وہ اس حادثے کا ایک حصہ تھا، وہ قصوروار تھا۔ اس رات ثنا نے فیصلہ کیا، وہ انتقام لے گی۔ اس نے احمر کو فون کیا اور کہا، میں تمہاری بات مانتی ہوں۔ احمر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ثنا نے ہر چیز میں حصہ لیا، لیکن اس کا دل ایک پتھر کی طرح ٹھنڈا اور بے حس تھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ وہ ایک قاتل سے شادی کر رہی ہے۔ شادی کی رات جب دونوں اکیلے تھے، احمر نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو ثنا، میں تمہیں کبھی افسردہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ثنا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہر خوشی کا ایک انجام ہوتا ہے احمر، ہمارا انجام ہمیشہ کی خوشی ہوگی، احمر نے کہا، اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ڈھک لیا۔ اس بوسے میں ثنا کے اندر کی ساری نفرت، ساری محبت، ساری الجھن ابل پڑی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ شادی کے بعد ثنا نے احمر کی کمپنی کے خفیہ معاملات جاننے شروع کیے۔ وہ اس کی فائلیں دیکھتی، اس کی بات چیت سنتی۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ اس کی مالیاتی خلاف ورزیوں، کرپشن کے ثبوت اکٹھے کرے اور اسے تباہ کر دے۔ لیکن ایک دن اس نے ایک اور راز دریافت کیا، احمر کی ایک ڈائری جس میں اس نے لکھا تھا، آج پھر وہ خواب آیا، وہ آدمی عمران احمد، وہ مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو۔ میں صرف باپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، میں صرف ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ حادثہ، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا افسوس ہے۔ میں ہمیشہ اس کے لیے مجرم محسوس کروں گا۔ ثنا کی سانسیں رک گئیں۔ افسوس، مجرم، کیا واقعی احمر کو اپنے عمل پر پچھتاوا تھا؟ کیا وہ ایک نادان لڑکا تھا جس نے اپنے باپ کی خوشنودی کے لیے ایک بڑی غلطی کر ڈالی؟ اس کا دل ایک نئے قسم کے درد سے بھر گیا۔ اب وہ صرف ایک مظلوم بیٹی نہ رہی، وہ ایک ایسے آدمی کی بیوی تھی جو خود اپنے ہی گناہوں میں گھرا ہوا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب تلت رئیس فوت ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد احمر پر گہرا صدمہ طاری تھا۔ ایک رات وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ثنا نے اسے سنبھالا۔ وہ ہمیشہ مجھے کمزور سمجھتے تھے، احمر نے روتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ثنا نے اسے روتے دیکھا۔ انہوں نے مجھے وہ حکم دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ غلط ہے، لیکن میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ان کی ناراضگی سے ڈر کر وہ کہہ دیا، اور پھر وہ حادثہ ہو گیا۔ میں ہمیشہ اس مردے کے لیے جیتا رہوں گا۔ ثنا بے حرکت کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا، وہ انسان جس سے اس نے انتقام لینا تھا۔ لیکن کیا انتقام لینا کا مطلب اس ٹوٹے ہوئے وجود کو مزید روندنا تھا؟ کیا اس کا باپ چاہتا کہ وہ ایسا کرے؟ ایک لمبے عرصے کے بعد ثنا اپنی ماں سے ملنے گئی، جو اب صحت یاب ہو چکی تھی۔ اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، بیٹی، انتقام ایک آگ ہے، یہ دشمن کو جلاتی ہے، لیکن جلتی ہوئی لکڑی خود تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تمہارے ابو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ تم اپنی زندگی اس آگ میں جلا دو۔ وہ چاہتے تھے کہ تم خوش رہو، لیکن میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں اماں؟ وہ شخص احمر، وہ شخص تمہارا شوہر ہے، اور تمہاری آنکھوں میں میں صرف درد ہی نہیں دیکھ رہی، میں کچھ اور بھی دیکھ رہی ہوں۔
सना ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि अम्मा क्या देख रही थीं। वो मोहब्बत देख रही थीं। वो मोहब्बत जो नफरत की कोख से जन्म ले चुकी थी। वापस आकर सना ने अपना मंसूबा तर्क करने का फैसला किया। उसने वो तमाम सबूत जो उसने इकट्ठे किए थे जय कर दिए। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अहमर के एक बिजनेस पार्टनर जो उसका रकीब था को सना के माजी के बारे में पता चल गया। उसने अहमर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो सना को छोड़ दे, वरना वो उसके खानदान के असरार आम कर देगा। अहमर ने उसे बेदखल कर दिया, लेकिन वो शख्स गुस्से में आ गया। एक शाम जब अहमर और सना गाड़ी में सफर कर रहे थे, उसने अपने आदमियों के जरिए उन पर हमला कर दिया। अहमर ने सना को बचाने की कोशिश की। एक गोली उसके सीने में लगी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर सना टूटी हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि अहमर की हालत नाजुक है। एक लंबी रात गुजरी। सना ने दुआएं मांगी, अपने अब्बू से माफी तलब की कि वो अपने कातिल से मोहब्बत करने लगी है। सुबह हुई तो अहमर की आंख खुली। वो कमजोर था लेकिन जिंदा था। उसने सना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने तुम्हें बचा लिया, उसने कहा एक धीमी मुस्कुराहट के साथ। सना का रोना फूट पड़ा। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए। तुम मेरी जिंदगी हो सना, तुम्हारे बगैर ये जिंदगी बेमानी है, उसने कहा। फिर उसकी आंखें सजदा हो गईं। एक बात है जो मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता था। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। सना का खून जम गया। क्या क्या मतलब? मैं जानता हूं कि तुम इमरान अहमद की बेटी हो, अहमर ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने पहले ही दिन से जान लिया था। सना का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जानते थे? फिर तुमने मुझे अपने करीब क्यों आने दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपनी सजा देखना चाहता था। अहमर की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहता था कि तुम मुझे तबाह कर दो। यही तो मैं मुस्तहक था। तुम्हारा इंतकाम वो मेरा कफारा होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे माफ कर दिया। तुमने मुझे मोहब्बत देकर मेरी दुनिया बदल दी। सना बेइख्तियार रो पड़ी। उसके तमाम झूठ, तमाम ड्रामे, तमाम चालें बेमानी होकर रह गईं। अहमर ने सब कुछ जानते हुए उसे अपने करीब आने दिया था। उसने उसके इंतकाम को अपनी निजात समझा था। मैं माफी का मुस्तहक नहीं हूं, सना ने रोते हुए कहा। हम दोनों ही अपने अपने दर्द में जी रहे थे, अहमर ने कहा, उसका हाथ थामे हुए। अब हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। यही हमारी निजात है। अहमर के सेहत याब होने के बाद उनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई। अहमर ने इमरान अहमद के नाम पर एक फाउंडेशन कायम की जो गरीब मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए काम करती थी। उसने अपने कारखाने के तमाम पुराने मुलाजिम को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। एक दिन सना ने अहमर से कहा, तुमने मुझसे इंतकाम के लिए मोहब्बत की थी अहमर। अहमर ने उसे गहरी नजरों से देखा। नहीं सना, मैंने तुमसे मोहब्बत के लिए इंतकाम छोड़ दिया था। और यह थी उनकी कहानी। एक कहानी जो इंतकाम से शुरू हुई थी और मोहब्बत पर खत्म हुई। दोनों के जख्म अब भी थे, लेकिन वो एक दूसरे के जख्मों पर मरहम बन गए थे। उन्होंने एक दूसरे को तबाह करने के लिए शुरू किया था, लेकिन तकदीर ने उन्हें एक दूसरे को संभालने के लिए मिला दिया था।